क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे। आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो 9 मार्च के दिन रहेगा। तो 9 मार्च के लिए आज की यह जो क्लास है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। पूरे क्वेश्चन फुल सोल्यूशन के साथ मैं आपको दूंगी। यदि वास्तव में अच्छे अंक आपको चाहिए तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है इसका आंसर आपका रहेगा, इसका आंसर है आपका जगत। तो जो दा नंबर वाला है वो आपको सही रहेगा। दूसरा है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक है वो कौन से हैं, केरेलस लीनियम इसके लेखक है। तो आ नंबर वाला सही है। तीसरा है निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग आपका कौन सा है, हैजा, टाइफाइड, गोनोरिया, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चौथा है एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा त्रिगुणित होता है। पांचवा है किस संघ के जंतुओं में ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं। तो पेरीफोरा में पाए जाते हैं। अगला है बीज के किस भाग से जड़ विकसित होती है। तो मूला अंकुर से जड़ विकसित होती है। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पर टिक करेंगे। तो पहले का आपका डी सही है, दूसरे का आपका ए सही है, तीसरे का ऑल ऑफ द एबव आपका सही इसमें रहेगा। और यहाँ से आपका जो चौथा है, चौथे का आपका इसमें रहेगा, चौथे का आपका सी वाला सही रहेगा, पांचवे का आपका ए सही रहेगा और छठे का भी आपका ए यहाँ पे राइट रहेगा। और देखिए लगातार आपको मॉडल पेपर के द्वारा हम तैयारी करवा रहे हैं यूट्यूब पर, इसके अलावा ऐप पर भी। तो यदि अभी तक आपने ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक को चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और फुल सोल्यूशन के साथ आपको वहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पहला है लाख के कीट का वैज्ञानिक नाम रेडेस है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा केरीरिया लेक्का नाम था यहाँ के लाख के कीट के वैज्ञानिक का, केरिया लेक्का। अगला है पौधों में भोजन का परिवहन डेडेस के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम। अगला है राइबोसोम डेडेस के संश्लेषण में सहायक है। तो ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। अगला अर्धसूत्री विभाजन के दौरान डेडेस आगुनित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो चार आगुनित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान डेडेस होता है। तो कितना होता है, 1 होता है। अगला है RH कारक से संबंधित रोग डेडेस है। तो इसका आंसर आपका हम यहाँ पे लिखेंगे इरीथ्रो एलास्टोसिस। क्या रहेगा, इरीथ्रो एलास्टोसिस और फिटिलस क्या रहेगा, फिटेलिस रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहले का आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंग्लिश में नहीं लिखा है। तो मैंने पहले ही आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर रखा है ताकि इस समय आपका बच्चे और कम समय में आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। अब यहाँ से आपका तीसरा जो प्रश्न है, सत्य चुनिए। पहला, हृदय पेशियां रेखित तथा अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं।
तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। दूसरा है रेनवियर के नोड तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय का भाग है, तो ये आपका असत्य रहेगा, असत्य, क्योंकि ये कोशिका काय का नहीं बल्कि किसका भाग है, एक्सोन का भाग है। अगला कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला है ऑक्सिन हार्मोन प्रायः तने या मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है कुल कोशिकाएं भार का लगभग 70 से 90% भाग प्रोटीन होता है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, असत्य रहेगा, क्योंकि देखिए प्रोटीन का नहीं होता है, किसका होता है, जल का होता है 90% और प्रोटीन का 10 से 15 होता है। अगला है पौधा जब पर्यावरण के प्रभाव से या अन्य कारणों से इस योग्य हो जाते हैं कि वे विभिन्न संरचनाओं का गठन कर सके, तो इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। कंप्लीट कर दिया है मैंने, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका चौथा जो प्रश्न है, इसमें आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखनी है। पहली जोड़ी है ज्वाला कोशिका, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी प्लेटीहेल्मिथीज आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है जयांग, तो जयांग की जोड़ी रहेगी आपकी वर्तिका आग्र। तीसरी है टिफ्लोसोल की जोड़ी आपकी रहेगी कोक्लिया। चौथी है सेंट्रिओल, तो सेंट्रिओल की जोड़ी रहेगी आपकी कोशिका विभाजन। और कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव्य की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी ग्लाइकोलिसिस। तो ये हो गई आपकी पांचवी जोड़ी। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डालेंगे। तो यहाँ से आपकी दूसरी, चौथी, पहली, तीसरी और ये वाली पांचवी, तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब एक वाक्य में उत्तर को हम भरेंगे। तो पहला है प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ का नाम लिखिए, तो इसका नाम है आर्थ्रोपोडा। दूसरा है ग्रीष्म व शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक कैसे श्वसन करता है, तो त्वचा के द्वारा करता है, त्वचा द्वारा। अगला है बृहद अणु क्या होते हैं, तो बृहद अणु जो होते हैं वो उच्च आणविक भार वाले बड़े अणु होते हैं, जिन्हें बृहद अणु कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए, तो इसका समीकरण है 6CO2 + 6H2O और इस तरह से यहाँ पे अभिक्रिया और C6H12 और 6 + 6O2, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण है। अगला है पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम लिखिए, तो इसका नाम आपका रहेगा एक्टिन और मायोसिन। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट अच्छे से करें। तो ये यहाँ से आप प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि PDF में मैं आपको प्रश्न सहित आंसर समझाऊंगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आप अच्छे से पूरे
प्रश्नों के आंसर कंप्लीट कर सकें। ये यहाँ से 14वां 15वां प्रश्न, और ये यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से कर लेना है, और ये यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से करें। अब चलिए हम हमारे प्रश्नों के आंसरों को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, द्विनामकरण पद्धति क्या है, परिभाषा आपको लिखनी है। तो द्विनामकरण पद्धति वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है, पहला वंश का नाम और दूसरा प्रजाति का नाम। इस पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया है। तो द्विनामकरण पद्धति क्या है, हेडिंग में ही आप समझे। द्विनामकरण यानी कि किसी नाम को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें एक तरह से समझने के लिए आप याद रखें कि द्विनामकरण यानी कि दो नामों का इसमें नाम दिया जाता है, उसे बोलते हैं द्विनामकरण पद्धति। तो द्विनामकरण पद्धति वह पद्धति है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति है, यानी कि द्विनामकरण पद्धति वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है, पहला वंश और दूसरा प्रजाति। इसे ही क्या कहते हैं, द्विनामकरण पद्धति कहते हैं। और कैरोलस लिनियस ने इस पद्धति को नाम दिया है। तो अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। अथवा रहेगा आपका R.H. व्हिटकर द्वारा दिए गए 5 जगतों के नाम लिखिए। तो R.H. व्हिटकर द्वारा दिए गए 5 जगत के नाम हैं आपका, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटेस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और आपका यहाँ से 7वां प्रश्न रहेगा, लाइकेन क्या है। तो लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी संघ से बना जीव है जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन कवक और सहजीवी, कौन सा, कवक और सहजीवी संघ से बना हुआ क्या है, एक जीव है जिसमें क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश में है व्हाट इज लाइकेन। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। और द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आवृत बीजी पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें दो निषेचन क्रियाएं होती हैं उसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन यानी कि द्विनिषेचन की क्रियाएं होती हैं उसे हम बोलते हैं द्विनिषेचन। तो आवृत बीजी पौधों में ध्यान देना है आपको, कौन से पौधों में होती हैं, आवृत्ति बीजी पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें दो निषेचन क्रियाएं होती हैं उसे द्विनिषेचन कहते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और ये यहाँ पे इंग्लिश में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। तो भरोसा आप रखिए, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं रहेगा, पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे। जितना मैं आपको बता रही हूँ केवल आप कंप्लीट करते चलें। आपको यदि मैं 6 सेट दूँ तो 6 सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। यहाँ से आपका है मेंढक की विभिन्न श्वसन सतह के नाम लिखिए। तो मेंढक की श्वसन सतह, पहला है त्वचा, दूसरा है फेफड़े और तीसरा है मुख गुहा। इन तीनों सतह के द्वारा क्या करता है, मेंढक श्वसन करता है। कौन से हैं, त्वचा है, फेफड़ा है और मुख गुहा है। कंप्लीट अच्छे से करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। और यहाँ से आपका अथवा है मेंढक में ग्रीष्म निष्क्रियता को स्पष्ट कीजिए। तो गर्मी के मौसम में मेंढक द्वारा मिट्टी में
छिपकर निष्क्रिय अवस्था में रहने को ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। गर्मियों में मेंढक क्या करता है? गर्मी के मौसम में मेंढक द्वारा क्या है, मिट्टी में छिपकर निष्क्रिय अवस्था में रहने की जो अवस्था होती है उसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। अब यहाँ से आपका 9वां जो प्रश्न है, विभाज्य योतक ऊतक को परिभाषित कीजिए। विभाज्य योतक ऊतक को परिभाषित आपको करना है। तो वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं और पौधे की वृद्धि में सहायता करती हैं, विभाज्य योतक ऊतक कहलाते हैं। क्या है परिभाषा? कि वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं क्या करेंगी? कोशिकाएं करेंगी, क्या करेंगी? लगातार विभाजन करती है, यानी कि बंटवारा करती रहती हैं। विभाजन यानी कि अलग अलग होना, तो लगातार विभाजन करती रहती हैं, जिससे क्या है, पौधे की वृद्धि में सहायता होती है, उसे ही बोलते हैं विभाज्य योतक ऊतक। तो आसान और सरल भाषा में आपके लिए मैंने यहाँ पे नोट्स भी बनाए हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और अगला आपका प्रश्न है, वार्षिक वलयों के आधार पर किसी पौधे की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा, तने में उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर पौधों की आयु का निर्धारण किया जाता है। क्या होता है इसमें कि जो वार्षिक वलय के आधार पर किसी पौधे की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो तने में उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर पौधे की आयु का निर्धारण किया जाता है। 10वां प्रश्न है, एंजाइम के 2 गुण लिखिए। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। दूसरा है, एंजाइम अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। तीसरा है, एंजाइम बहुत कम मात्रा में प्रभावी होते हैं। और चौथा है, एंजाइम अभिक्रिया के बाद स्वयं नष्ट नहीं होते हैं। जो एंजाइम हैं इनके 2 गुण कौन से हैं? यहाँ पे 4 गुण आपको दिए हैं, जो अच्छा गुण आपको लगे वो कंप्लीट कर लेना है। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, कंप्लीट करें। और यहाँ से आपका है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? किसी 2 न्यूक्लियोटाइड्स के नाम लिखिए। तो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक अम्ल एवं की संरचना इकाई होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या है? न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए एवं आरएनए की संरचना की इकाई होते हैं। तो पहला है आपका एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है साइटोसिन और चौथा है थाइमिन। क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। 11वां है, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये यहाँ पे आपका जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये नामांकित चित्र आपका इसमें है, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और यहाँ से आपका इसमें अथवा रहेगा, मानव में वृक्क के अतिरिक्त अन्य 2 उत्सर्जी अंगों के नाम आपको लिखना है। तो मानव में वृक्क के अतिरिक्त भी आपको 2 उत्सर्जी अंगों के नाम बताना है। पहला है फेफड़ा, दूसरा है त्वचा, तीसरा है यकृत और चौथा है यात। क्या है? फेफड़ा, त्वचा, आकृत और आंत। तो इस तरह से कंप्लीट करें। 12वां प्रश्न, ऑक्सिन हार्मोन के 2 कार्य लिखिए। तो पहला है, तने की लंबाई बढ़ाता है। ऑक्सिन क्या करता है? तने की लंबाई को बढ़ाता है। दूसरा, कोशिका दीर्घीकरण में सहायता करता है। तीसरा, शीर्ष प्रभुत्व को नियंत्रित करता है। और चौथा है, जड़ों के विकास में सहायक होता है। तने की लंबाई को बढ़ाएगा, कोशिका को दीर्घीकरण में सहायता करता है, शीर्ष प्रभुत्व को नियंत्रित करता है और जड़ों के विकास में मदद करता है। तो जो पॉइंट अच्छे लगे कंप्लीट करें, 2 लिखना है। और अथवा है, साइटोकाइनिन हार्मोन के 2 कार्य लिखिए। तो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? जो कोशिका का विभाजन होता है तो उसे प्रोत्साहित करता है। दूसरा, पत्तियों की वृद्धावस्था को विलंबित करता है। और पार्श्व कलियों को वृद्धि करता है। जो पार्श्व कलियाँ होती है उसकी वृद्धि करता है और पत्तियों को हरा भरा बनाए रखता है। तो बहुत ही आसान है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। आपके लिए यहाँ पे सटीक उत्तर बनाया गया है ताकि आपको पूरे अंक मिले और कम समय में आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। 13वां, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावन को नियंत्रित करता है। क्यों कहा गया है? क्योंकि क्या करता है, शरीर की अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उनके हार्मोन
स्त्रावन को यह नियंत्रित करने का कार्य करता है। और शलाका कोशिका शंकु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो शलाका कोशिका शंकु कोशिका में अंतर आपको यहाँ पे बताना है। पहला है, शलाका कोशिकाएं मंद प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं। ये कोशिका क्या करती है? मंद प्रकाश यानी कि कम प्रकाश में भी देखने में सहायता करती हैं। शंकु कोशिकाएं तेज प्रकाश में देखने में सहायता करती हैं। जो शंकु कोशिकाएं होती है उनको तेज प्रकाश चाहिए, अधिक प्रकाश चाहिए देखने के लिए, उसमें ये सहायता करती हैं। और शलाका कोशिकाएं रंगों का ज्ञान नहीं करती, जबकि शंकु कोशिकाएं रंगों का ज्ञान करती हैं। जो शलाका कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? रंगों का ज्ञान नहीं करती हैं, और शंकु कोशिकाएं रंगों का ज्ञान कराती हैं। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो 14वां है, शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो 3 प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला है, शैवाल सरल थैलसाकार पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती का विभेदन नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? थैलसाकार पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का विभेद नहीं होता है। दूसरा, ये मुख्यतः जलीय होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? ये एक जलीय पौधे होते हैं जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। और इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये स्वपोषी होते हैं। देखिए, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही बनाते हैं, और स्वपोषी ये होते हैं, स्वयं अपना भोजन ये बनाते हैं। और यहाँ से जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से किस प्रकार विभेदित किया जा सकता है? कोई 3 विभेदन बताना है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच 3 प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में बीज फल के भीतर सुरक्षित रहता है। क्या है? जिम्नोस्पर्म में जो बीज होता है वो नग्न होता है, और एंजियोस्पर्म में जो बीज होता है वो फल के भीतर सुरक्षित रहता है। दूसरा है, जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में स्पष्ट फूल पाए जाते हैं। इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं, इसमें फूल पाए जाते हैं। तीसरा है, जिम्नोस्पर्म में द्विनिषेचन नहीं होता है, जबकि इसमें द्विनिषेचन पाया जाता है। तो आसान और सरल भाषा में ही आपके लिए यहाँ पे आंसर तैयार किए हैं। भरोसा रखें, आप एक एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करें। भरोसा रखें, एक भी प्रश्न आपका इसमें से आउट नहीं रहेगा। पूरे क्वेश्चन आपके इसमें से रहने ही वाले हैं। जितनी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, केवल आप कंप्लीट इसको करते चलें। अब यहाँ से 15वां है, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया लिखिए। तो ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के मध्य एटीपी का निर्माण होता है। क्या है? यह माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक झिल्ली होती है, इसके आंतरिक झिल्ली पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के मध्य क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं और ऊर्जा एटीपी संश्लेषण में उपयोग होते हैं। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। यहाँ से आपका अथवा है, ग्लाइकोलिसिस का रेखा चित्र बनाइए। तो आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है, ग्लाइकोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अपघटन होकर पायरुविक अम्ल बनता है। क्या है? इसमें ग्लूकोज का अपघटन होगा और पायरुविक अम्ल बनता है, और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है और इसमें एटीपी NADH का निर्माण होता है। और रेखा चित्र आपको इसमें बना लेना है। ये यहाँ से कंप्लीट करें। 16वां है, निम्नलिखित विकार किस हार्मोन की कमी के कारण होते हैं? तो डायबिटीज, गोइटर, एडिसन रोग। तो ये किस हार्मोन की कमी के कारण होंगे? तो जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होगी। इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी जिसके कारण डायबिटीज़ होगा। गोइटर जो रोग है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होगा। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? गोइटर रोग हो जाएगा। और एडिसन रोग
एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन की कमी के कारण होगा। तो ये हार्मोन यदि कम रहेंगे, इनकी कमी हो जाएगी तो ये सब बीमारियां हो जाएंगी। अगला है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली किसी 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति चित्र बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो मानव शरीर की 3 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पहला है प्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर, थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वसन नली के पास, और एड्रिनल ग्रंथि दोनों किडनियों के ऊपर। और चित्र आपको इसका बना लेना है। यहाँ पे मैं चित्र आपके लिए तैयार नहीं कर पाई हूँ, तो आपको चित्र बना लेना है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। 17वां संवहनी ऊतक को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों को चित्र से लिखिए। संवहनी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो पौधों में जल, खनिज, लवण तथा भोजन के परिवहन का कार्य करते हैं। संवहन ऊतक क्या है? वे ऊतक होते हैं जो पौधों में क्या करते हैं? जल, खनिज, लवण तथा भोजन का ये परिवहन करने का कार्य करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य करते हैं। परिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का कार्य, लाने ले जाने का कार्य। अगला है, संवहनी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संवहनी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। जाइलम, यह जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल एवं खनिज, लवण पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? पौधों की जो जड़ें हैं उनके अन्य भागों तक क्या करता है? जल, खनिज पहुंचाने का कार्य करेगा। इसके अवयव हैं ट्रेकिड वाहिकाएं हैं, जाइलम पेरेकाइमा और जाइलम तंतु। और तीसरा है फ्लोएम, यह पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी अंग भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? पत्ती में बने हुए जो भोजन होता है उन भोजन को पौधों के सभी भागों को पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अवयव चलनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेकाइमा और फ्लोएम तंतु। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर लेना है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो यहाँ से एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो ये आपका यहाँ पे चित्र है। अच्छे से आप चित्र को कंप्लीट करें। एक बार थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस तरह से ये आपका चित्र इसमें रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 18वां है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र। तो इस तरह से आपको नेफ्रॉन का ये चित्र बनाना है। और यहाँ से अथवा हृदय पेशी व रेखित पेशी का नामांकित चित्र। तो इस चित्र को भी आपको बनाना है। मैं यहाँ पे आपके लिए चित्र कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, आपको कर लेना है। और ऑक्सी श्वसन व अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है? कोई 4 आपको बताना है, 4 से 5। तो अनॉक्सी श्वसन व ऑक्सी श्वसन व अनॉक्सी श्वसन में अंतर। पहला है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन की उपस्थिति में होता है, देखिए ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता किसमें होगी? ऑक्सी श्वसन में ही होगी। तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। और अनाक्सी यानी कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। चौथा है इसमें CO2 और H2O बनते हैं और इसमें अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह साइटोप्लाज्मा में होता है। तो काफ़ी आसान और सरल अंतर आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है और अनाक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। पूरी तरह से इसका ऑक्सीकरण होगा तो जो ऊर्जा है वो भी क्या है? अधिक ही प्राप्त होगी। इसमें पूरी तरह से
ऑक्सीकरण नहीं हुआ है तो कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसमें CO2 और H2O दोनों बनते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल दोनों बनते हैं, और इसमें अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये साइटोप्लाज्मा में होती हैं। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। ये यहाँ से बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन आपस में किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में भोजन एवं ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो श्वसन में उपयोग होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में भोजन एवं ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो श्वसन में उपयोग होता है, और श्वसन में उत्पन्न CO2 और जल का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। जो श्वसन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो जल है इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है, और इस प्रकार दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की पूरक हैं और ऊर्जा संतुलन बनाए रखती हैं। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है यहाँ से। और आपका ये 20वां प्रश्न, निम्नलिखित हार्मोनों के दो कार्य लिखिए। पैराथायरॉयड हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन के कार्य हैं, पहला यह रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है और यह हड्डियों से कैल्शियम को रक्त में छोड़ने में सहायता करता है। क्या करता है, रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाएगा, और दूसरा क्या करेगा, यह हड्डियों में कैल्शियम रक्त को छोड़ने में मदद करता है। दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य, यह स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और यह मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। क्या करता है, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। यहाँ से आपका 20वां है, निम्नलिखित रोग किस हार्मोन से संबंधित है, इन रोगों के प्रमुख लक्षण लिखिए। डायबिटीज़ मेलिटस और ग्रेव्स रोग। तो जो डायबिटीज़ मेलिटस है ये किससे संबंधित हैं, तो संबंधित हार्मोन इंसुलिन। तो प्रमुख लक्षण आपका रहेगा बार बार पेशाब आना, यानी कि बार बार क्या है, बाथरूम का आना, और अधिक प्यास लगना, और रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ना। ये किससे संबंधित है, डायबिटीज़ मेलिटस से संबंधित लक्षण हैं। और ग्रेव्स रोग से संबंधित हार्मोन थायरॉक्सिन के प्रमुख लक्षण। तो पहला क्या है, आँखों का बाहर की ओर उभर आना, हृदय गति का तेज होना और वजन कम होना। क्या होगा यदि ये रोग होने की संभावना है, तो आँखों का बाहर की ओर उभर आना, हृदय की गति तेज हो जाना और वजन कम होना। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट अच्छे से करें आप। ये यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से करें।